नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 5 जो एक पद्य है जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। साहित्य प्रकार है कविता। तो बच्चों, हिंद देश के निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो बच्चों, हमारा भारत देश एक निराला देश है। निराला यानी कि भिन्न भिन्न। तो हमारा भारत देश एक भिन्न भिन्न देश है। जैसे कि हमारे देश में अनेक जातियां, धर्मों और अनेक भाषा के लोग रहते हैं और हमारे देश विविधता में एकता का देश है। हमारे देश में विविधता के बावजूद भी हमारा देश एक है। यहाँ सब लोग यानी कि हमारे देश में सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। हमारे देश की यह निरालापन इस काव्य में बताया गया है। यानी कि हमारे देश में भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होने के नाते भी हम सब भारतवासी एक है, उनके बारे में इस कविता में हमें बताया गया है। तो बच्चों, अब हम काव्य गान करेंगे। मेरे साथ आपको भी काव्य गान करना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक ही, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक ही, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक ही, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगरे कहे। गा रही तराना बुलबुल राग मगरे कहे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप
अब हम हिंद देश के निवासी कविता का भावार्थ को समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बच्चों, शब्दार्थ है हिंद यानी कि हिंदुस्तान, भारत देश, निवासी यानी कि रहने वाला, जन का मतलब है लोग, व्यक्ति, वेश यानी कि पहनावा, पहिरवेश, चाहे यानी कि भले ही। तो इस पंक्ति में हमें समझाया गया है कि हमारा भारत देश यानी कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अलग है, लेकिन हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो सभी एक ही है। तो बच्चों, इस पंक्ति द्वारा हमें समझाया गया है कि हमारे भारत देश में अलग अलग रंग और रूप वाले लोग रहते हैं। संस्कृति मुजब लोगों का पहनावा यानी कि पहिरवेश रहता है, और हमारे देश में रहने वाले लोगों की भाषाओं भी अलग अलग है, फिर भी हमारा भारत देश एक ही है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला यानी कि मोगरा का फूल, गूंथे यानी कि पिरोना। तो इस पंक्ति में हमें कहा गया है कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे फूल अलग अलग रंग के, अलग अलग उन फूलों की सुगंध भी अलग अलग होती है। तो ये सभी फूल अलग अलग होने के बावजूद भी जब एक माला में पिरोए जाते हैं, गूंथते हैं, तब सभी एक ही हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे भारत देश में अलग अलग भारतवासियों भी एक होकर रहते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक ही है। कूक यानी कि कोयल की आवाज, पपीहा जो एक पक्षी का नाम है, न्यारी यानी कि निराली, तराना का मतलब है गीत, मगर यानी कि परंतु। तो यहाँ पर कोयल की आवाज निराली है, न्यारी है, और पपीहों की बोली एक मिठास भरी उनकी बोली है, और बुलबुल भी अलग तरीके से गीत गाता है। लेकिन इन पक्षियों की तरह अलग अलग सभी पक्षियों का राग होने के बावजूद भी वह सब एक ही है, उनका राग एक ही है। तो इसी प्रकार अलग अलग बोली और अलग अलग भाषा के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी सबकी आवाज एक ही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, वो सभी नदियां हमारे देश की नदियां है। तो ये सब नदियां अलग अलग होने के बावजूद भी वो सब जाके सागर में मिल जाती है। तो इसी प्रकार देश के प्रति प्रेम रखने वाला जो हमारा भारतवासियों है, वो भी सब अलग अलग होने के बावजूद भी आज एक ही है। धर्मों है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। सार का मतलब है तत्व, पंथ का मतलब है संप्रदाय, निराले यानी कि भिन्न भिन्न, मंजिल यानी कि ध्येय, उद्देश्य। तो हमारे भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक ही
सभी धर्मों के लोगों का तत्व यानी कि सार एक ही है और हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। वो अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय तो एक ही है कि हमारे देश की उन्नति होनी चाहिए। तो इसी तरह सभी भारतवासियों का ध्येय लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। तो बच्चों, इस कविता में हमें समझाया गया है कि हमारा भारत देश अलग अलग जातियां रहता है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश विविधता में एकता का देश है। तो इसलिए यहाँ पर हमें अलग अलग उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि हमारे देश में रंग रूप वेश भाषा अलग है पर सभी देशवासी एक ही है। वैसे ही बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूलों अलग अलग है, फिर भी उन्हें एक माला में गुंथने से सभी एक हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा भारत देश अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। और कोयल की आवाज निराली है, पपीहा की बोली मीठी है और बुलबुल भी अलग तरह से गीत गाते हैं, लेकिन सभी का राग एक ही है। इसी प्रकार हमारे भारत देश में रहने वाले सभी लोगों की बोली और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी सबका राग एक ही है। और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी जैसी हमारे देश में अलग अलग नदियां हैं, लेकिन उन सभी नदियां सागर को मिल जाती है। इसी प्रकार देश के प्रति प्रेम है वो सभी लोग, सभी भारतवासियों को एक बना देता है। हमारे देश में धर्मों और संप्रदाय भी अलग अलग है, फिर भी उनका एक ही ध्येय है कि सबको उन्नत बनाना है, प्रगति के पंथे ले जाना है। तो इसी प्रकार हमारे भारतवासियों का ध्येय भी एक ही होना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति होना चाहिए। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि हिंद देश की निवासी जो एक कविता है, उन कविता के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास है जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न यानी कि रंग, रूप और पहिरवेश एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। तो इसी तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा है, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है और उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब सभी नदियाँ एक हो जाती है। तीसरा है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न 2 है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर 1, 2 और 3 अलग अलग पंखुड़ियाँ दिए गए हैं, तो उनके और पंखुड़ी में शब्दों दिया हुआ है। तो शब्दों को हमें क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर है, हम देश निवासी भारत के हैं। तो इन सभी शब्दों में का हमें क्रम के अनुरूप रखकर वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बना सकते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा जो पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों में जो शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के अनुरूप आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न 2 के ब,
गले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर गोला दिया हुआ है और उनके अंदर शब्द लिखा हुआ है, तो हमें इन शब्दों को चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर एक उदाहरण भी हमें दिया हुआ है कि सोहन पढ़ रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर नाम दिया है रीनल, तो रीनल खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। इस प्रकार हमें 5 यानी 5-6 वाक्य बनाना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। तीसरा प्रश्न है काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो हमारे देश यानी कि हमारा भारत देश जो है वो सभी लोग एक है। रंग रूप पहनावे और भाषा ये भले ही अलग अलग है, मगर हमारे भारत देश के लोग एक ही है। प्रश्न 4 है औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो परिच्छेद दिया हुआ है तो उन परिच्छेद में हमें औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़का शब्दों लिखकर हमें परिच्छेद फिर से लिखना है। और यहाँ पर नीचे है स्वाध्याय जिसमें प्रश्नों 1 है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। तो बच्चों मैंने आपको समझाया ही है, तो इसी प्रकार आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। दूसरी है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा है इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। नदियों में हमें क्या संदेश मिलता है। तो बच्चों इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने जो काव्य समझूती दी थी उनके अनुरूप आप उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न 2 है कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा वर्तुल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 और 4 कोष्टक दिए हुए हैं, तो इनमें से जो शब्द समानार्थी नहीं है उन शब्दों के ऊपर आपको गोल बनाना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पंथ, राह और रास्ता जो एक ही शब्द है, उनसे अलग कौन सा शब्द है तो पैर। तो इसी प्रकार जो शब्द समानार्थी नहीं है उनके ऊपर आपको गोल करना है और जो समानार्थी शब्द है उनको हमें वाक्य बनाना है। तो पहला है पंथ, तो यह पंथ सरल नहीं है, इसी प्रकार हमें वाक्य बनाना है। दूसरा है राह, तो मुझे नई राह मिल गई। तीसरा है रास्ता, यह सीधा रास्ता है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको जो अन्य कोष्टक है उन कोष्टक में से जो समानार्थी शब्द नहीं है उनके ऊपर आपको वर्तुल गोल दौड़ना है और जो बाकी समानार्थी शब्द है उनका उपयोग करके आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो सभी प्रश्नों आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, धन्यवाद।